नमस्कार एंड वेलकम टू यूपीएस इवेंट्स। आज 7 जुलाई 2025 है और इस चैनल पर ये मेरी दूसरी वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 टॉपिक्स पर। पहला, ब्रिक्स ब्रिक्स डिक्लेरेशन जो रियो डी जेनेरियो में हुआ है। भारत ने अपने कंसर्न जाहिर किए हैं आतंकवाद और ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर। दूसरा एडिटोरियल है चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर। तीसरा आर्टिकल है खेलो भारत नीति, जो इंडियन फुटबॉल का एक स्तंभ कहा गया है इस आर्टिकल में। फिर ट्यूबरक्लोसिस देखेंगे, क्या ये खत्म हुआ है नहीं हुआ है। कोऑपरेटिव मस्ट बी इंडियाज इकोनॉमिक बैकबोन, ये होम मिनिस्टर अमित शाह और साथ ही साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने ये बात बोली। फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी देखेंगे निकोबार प्रोजेक्ट्स के लिए, जो 72,000 करोड़ जो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है डिक्लेरेशन एट ब्रिक्स समिट। भारत ने ब्रिक्स घोषणा पत्र में आतंकवाद और वैश्विक गवर्नेंस में सुधार को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। आतंकवाद को लेकर विशेषता, और वो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन। दरअसल ये एक संधि है और भारत ने कहा कि इस कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाए। दूसरा, वैश्विक शासन में सुधार, यानी कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो 21वीं सदी के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये 20वीं सदी में बनी और आज भी वही शक्ति संरचना को दर्शाती हैं, क्योंकि वास्तविकता से पीछे छोड़ देती हैं। भारत ने यह भी कहा कि दोहरे मापदंड से ग्रस्त जो संस्थाएं हैं अब भी समाधान देने में असफल रही हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की बात की, जिसमें रूस और भारत, चीन ने भारत और ब्राजील की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का समर्थन किया। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि ब्रिक्स समिट में ऐसा कोई बाध्यकारी डिक्लेरेशन नहीं होता, तो चीन ने यहाँ पर वर्बली भले ही समर्थन दे दिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, या फिर इस आर्टिकल में भी जिक्र है कि वर्बली समर्थन देना और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप मेंबरशिप के लिए समर्थन देना, ये अलग दो चीजें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की 2/3 जनसंख्या अभी भी प्रतिनिधित्व से वंचित है। बेसिकली ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया को जनवरी 2025 में ब्रिक्स में शामिल एक नए मेंबरशिप के रूप में स्वीकार किया और यह पुष्टि कर दी गई। मोदी जी ने यह भी कहा कि ब्रिक्स के समय अनुसार बदलने की क्षमता को दर्शाता है। जब इंडोनेशिया को स्वीकार किया गया तब ये बात प्रधानमंत्री जी ने बोली कि ब्रिक्स के ये नए नए देशों को शामिल करना ये दिखाता है कि ब्रिक्स अपने आप में बदलने की समय अनुसार क्षमता रखता है। भारत के लॉन्ग टर्म क्या गोल हैं ब्रिक्स को लेकर? तो आतंकवाद के विरुद्ध भारत के सख्त रुख को समूह द्वारा वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया। जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म की मांग है, भारत में बहुपक्षीय मंच के नेतृत्वकारी रवैया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और ग्लोबल साउथ के लिए न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की मांग। इसमें इन्होंने यही कहा कि 40% आबादी ग्लोबल साउथ में रहती है, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अन्य वैश्विक घटनाओं के लिए ब्रिक्स का रुख क्या है? तो ये तो भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के इंटरेस्ट दुनिया के सामने रखे, या भारत की जो भी सरोकार या भारतीय विदेश नीति की क्या नीतियां रहने वाली है उसको सामने रखा। घोषणा पत्र में ये भी कहा गया कि ईरान पर जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, सैनिक हमला, ये इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर का उल्लंघन है। तो आज कुल मिलाकर न्यूज में इतना ही छपा था, कोई कंक्रीट डिक्लेरेशन सामने नहीं आया है। अगर वो आगे आता है तो वो आगे आने वाली लेक्चर्स में हम देखेंगे, लेकिन कंक्रीट अभी कुछ निकलकर सामने आया नहीं है। भारतीय ब्रिक्स मंच पर आतंकवाद, वैश्विक असमानता, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सबको मेंबरशिप नहीं है, मतलब सारे रीजन्स को मेंबरशिप नहीं है। अगर आप मैप में देखें तो
तो अमेरिका है, यूरोप से 3 कंट्री है, रूस, यूके और फ्रांस, और एशिया से केवल एक देश है, ओशनिया रीजन से कोई नहीं है, और अफ्रीका से कोई नहीं है, साउथ अमेरिका से कोई नहीं है। तो भारत ने यही कहा कि ग्लोबल साउथ की वॉइस तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में है ही नहीं, तो इसमें भी हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो रिफॉर्म में भारत ये कह रहा है, बस डिक्लेरेशन में इतनी ही चीज है। अब हम एक देख लेते हैं ब्रिक्स को एज अ टॉपिक। तो ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें 5 मुख्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक ये जो शब्द है ना, ब्रिक्स, गोल्डमैन शख्स के एक अर्थशास्त्री हैं, नाइल, इन्होंने ब्रिक शब्द पहली बार 2001 में इस्तेमाल किया, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के लिए। 2006 में ये पहली अनऑफिशियल बैठक होती है न्यूयॉर्क में, और 2009 में ये पहली शिखर बैठक होती है, मतलब पहली समिट होती है रूस में। और इससे पहले वाला भी जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कजान रूस में ही हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन जाता है। ऑफिशियली ये विकासशील देशों का संगठन है जहाँ ये आर्थिक सहयोग, समानांतर वैश्विक शक्ति संरचना और राजनयिक बहुध्रुवीयता, यानी कि दुनिया में शक्ति का केंद्र एक नहीं होगा, बल्कि बहुत दुनिया में बहुत सारे शक्ति के केंद्र होंगे। ये ब्रिक्स का गोल है। उद्देश्य में बात करें तो वैश्विक शासन में सुधार, जैसे कि यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में न्याय संगत प्रतिनिधित्व, आर्थिक सहयोग, आपस में व्यापार, निवेश, विकास में वित्त समन्वय, राजनीतिक संवाद, वैश्विक शांति, ग्लोबल सिक्योरिटी या ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर इन सब का समान दृष्टिकोण है। जैसे भारत ने जब ये बातें रखी कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन होना चाहिए इंटरनेशनल टेररिज्म पर, आतंकवाद पर, तो सब लोगों ने इसका समर्थन किया। और ब्रिक्स में कंसेंसस होता है कि जब तक सारे देश सहमत नहीं है, संस्थापक देश, तब तक कोई भी डिक्लेरेशन जारी नहीं किया जा सकता। विकासशील देशों की आवाज बनना, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, क्योंकि अब यूएन में देखो 5 जो परमानेंट है वो नॉर्थ से ही है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ओशिनिया रीजन का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जैसे यूएन बॉडी काम करती है वैसे ब्रिक्स भी काम करता है, बस इसमें डिफरेंट ये है, अभी यूएन ज्यादा प्रभावशाली है। यूएन का एक सेक्रेटेरिएट है, लेकिन ब्रिक्स का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। ब्रिक्स में भी 2 बैंक हैं, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, और कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, सीआरए, आईएमएफ जैसे लोन देता है ना, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जब शीट खराब हो जाती है तो वहां पे विदेशी मुद्रा में लोन देता है आईएमएफ, वैसे ही उसी की तर्ज पर ये सीआरए लोन देता है। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल है, ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल है। इसके अलावा जो ब्रिक्स रियो समिट हुआ अभी, वो हमने देख ही लिया, इंडोनेशिया को शामिल किया गया है, ईरान पर जो हमले हुए हैं उनका उल्लंघन बताया गया, और ब्रिक्स का सदस्य रहा है भारत हमेशा से। ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए मेन पूंजीदाता है। आलोचना ये है कि इसकी जो मेंबर है खुद में ही लड़ रहे हैं, एलएसी पे तनाव है। दूसरा, एक तरफ इसमें लोकतंत्र है और दूसरी तरफ सत्तावाद है। तीसरा, असमान आर्थिक शक्ति, चीन अत्यधिक प्रभावशाली है। चाइना भारत से लगभग 3 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, संस्थागत कमजोरी है, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, और इसके जो निर्णय वो बाध्यकारी नहीं है। भविष्य की दिशा क्या हो सकती है ब्रिक्स की? तो ब्रिक्स प्लस मॉडल काम करता है जिनमें नए देशों को शामिल करना, इंडोनेशिया, ईरान वगैरह। स्थायी सेक्रेटेरिएट किया जाना चाहिए। आर्टिकल लिखने वाले ने ऐसा कहा है कि ब्रिक्स मॉडल जो सही है, ब्रिक्स का स्थायी सचिवालय होना चाहिए जैसे यूएन का है न्यूयॉर्क में। डिजिटल सहयोग और ग्रीन ट्रांजिशन, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल भुगतान प्रणाली में साझेदारी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे पश्चिम केंद्रीय संस्थानों के विकल्प के रूप में ब्रिक्स को सामने लाया जाए। हालांकि ब्रिक्स
ऑफिशियली ये कभी स्वीकार नहीं किया कि यूएन के आज विकल्प के रूप में सामने आया है। ब्रिक्स वैश्विक सत्ता में संतुलन को पुनर्भाषित करने की दिशा में एक प्रगतिशील मंच है। क्योंकि आप यूएन को अगर आप देखो तो उसमें ज्यादा डोमिनेंस किसका है? उत्तर के देशों का। उत्तर के देश जब हम कहते हैं ना तो नई दुनिया के देश। और जब हम नई दुनिया के देश कहते हैं ना, ये उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप शामिल होता है। जबकि पुरानी दुनिया में अफ्रीका, भारत, एशिया और ओशिनिया शामिल होता है। तो कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया का ही वर्चस्व है। तो उनका यही कहना है कि वैश्विक सत्ता संतुलन को पुनर्भाषित करने की दिशा में एक प्रगतिशील मंच है, जिसमें भारत की भूमिका केंद्रीय है। अच्छा, केंद्रीय इसलिए भी बताई गई है क्योंकि इसमें कंसेंसस बिल्ड होता है कि बिना सारे मेंबर्स जो संस्थापक सदस्य हैं ब्रिक्स, जो एक्रोनेम है, इसके सारे सदस्य जो ब्रिक्स के एक्रोनिम में आते हैं, अगर ये कंसेंसस बिल्ड नहीं करते हैं तो कोई भी डिक्लेरेशन जारी नहीं होता, जो मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन इनमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। भारत और चीन के बीच अस्पष्टता है, सेक्रेटेरिएट है ही नहीं। कोई अगर नहीं स्वीकार करता है ये डिक्लेरेशन तो कोई पनिशमेंट या फिर कोई दंड देने की शक्ति किसी के पास नहीं है। यूएन की जैसे सैंक्शन वाली बात इसमें नहीं है। संगठित ढांचे, ट्रांसपेरेंसी सदस्य देशों को समान इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है कि कैसे काम करते हैं। तो ये एक यूएन के विकल्प के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसने कभी भी स्वीकार नहीं किया ऐसे। अब इससे संबंधित हम एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे ब्रिक्स की स्थापना यूएन के द्वारा की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक में सभी सदस्य देशों की वोटिंग शक्ति बराबर है। सेकंड वाला ऑप्शन थोड़ा टिपिकल है, ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सभी सदस्य देशों की वोटिंग शक्ति बराबर है, नहीं। क्योंकि ब्रिक्स में ये सिर्फ 5 देश नहीं है, बल्कि 5 देशों के अलावा इंडोनेशिया, ईरान वगैरह भी शामिल है, यूएई भी है। ये जो 5 देश है ना ब्रिक्स, इनकी वोटिंग शक्ति आपस में बराबर है। सिर्फ इन 5 देशों की वोटिंग शक्ति न्यू डेवलपमेंट बैंक में बराबर है। बाकी ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, इन देशों की शक्ति बराबर नहीं है। तो ये बोल रहा है सभी सदस्य देशों की शक्ति बराबर है, नहीं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दोनों हो ही नहीं सकता। तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा, ब्रिक्स का कोई स्थायी सेक्रेटेरिएट नहीं है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी। हमने देखा ये बात सही है। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का उद्देश्य सदस्य देशों को मुद्रा संकट से उबारना है, बिल्कुल आईएमएफ की तर्ज पे काम करता है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो सरासर ही गलत है। तो केवल वन और दो। ब्रिक्स देशों का हिस्सा दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है। जी हाँ। 2025 में इंडोनेशिया को ब्रिक्स का हिस्सा बनाया गया, बिल्कुल। ब्रिक्स के सभी सदस्य राष्ट्र लोकतांत्रिक प्रणाली। और जब मैं कह रहा हूँ ना सभी सदस्य, या फिर विकल्प में जब आता है सभी सदस्य, तो ये ब्रिक्स जो एक्रोनिम में शामिल है सिर्फ यही नहीं है, अब ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है। तो जब कह रहा है कि सभी सदस्य राष्ट्र लोकतांत्रिक, तो नहीं, यूएई लोकतांत्रिक नहीं है, ईरान लोकतांत्रिक नहीं है, चीन, रूस लोकतांत्रिक नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन होगा ए और बी, सॉरी 1 और 2। ये मैप बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल हो सकता है। कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य हैं? दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल। इंडोनेशिया अभी हमने देखा। मैक्सिको है। अर्जेंटीना, ना मैक्सिको है ना अर्जेंटीना है। हालांकि अर्जेंटीना को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने बाद में इससे पीछे हट गया। मैक्सिको तो है ही नहीं, ए और डी हो नहीं सकता, तो डी हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता, तो बी और सी आंसर होगा इसका। किन देशों की सीमाएं ब्रिक्स के देशों के साथ लगती है? नेपाल, बिल्कुल इंडिया के साथ। म्यांमार भी भारत के साथ। पाकिस्तान भी भारत के साथ। अजरबैजान, अजरबैजान की भी सीमा लगती है रूस के साथ। कई लोगों को डाउट
डाउट लग सकता है कैसे। तो अब भारत की तरफ, भारत से पश्चिम की ओर जाएंगे, उत्तर पश्चिम की ओर, ईरान के उत्तर में तो ये रहा अजरबैजान देश जिसकी राजधानी बाकू है। और अगर आप थोड़ा सा देखें ध्यान से, इनकी बाउंड्री लाइन को ध्यान से देखें तो ये रहा रूस, जो एक ब्रिक्स कंट्री है और अजरबैजान के साथ सीमा साझा करता है। तो यानी इसमें चारों विकल्प सही है। इसमें चारों विकल्प जैसा कुछ है ही नहीं, इसीलिए इसमें चारों विकल्प सही है, लेकिन इसमें कहीं है नहीं, तो इसमें चारों ही विकल्प ऑल सही होगा। तो ये ब्रिक्स के बारे में था। ओवरऑल डेवलपमेंट ब्रिक्स में कुछ भी नहीं हुई है, कुल मिलाकर ये बात कहें तो। कंक्रीट कुछ सामने निकल कर आया नहीं, जब डिक्लेरेशन और सामने निकल कर आएंगे, डॉक्यूमेंट और सामने निकल कर आएगा ब्रिक्स को लेकर, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और कोई अपडेट लाइक चीज़ होगी तो मैं बता दूंगा कि कौन सी चीज़ नोट्स में कहाँ किस टॉपिक में और क्या अपडेट करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ जो एक एडिटोरियल है, और ये एडिटोरियल लिखे फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना। ये चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। इन्होंने आर्टिकल लिखा था न्यू बैटल चैलेंज ऑफ चीन पाकिस्तान कोलिजन। चीन पाकिस्तान की जो सैन्य साठगांठ है भारत के लिए एक नई चुनौती है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया 7 मई से लेकर 10 मई तक, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि भारत को अब एक मोर्चे पर युद्ध नहीं करना है, बल्कि दो मोर्चों पर युद्ध की आशंका है। क्यों? एक तो सामने पाकिस्तान है, अगर मैप में दिखाऊं तो ठीक भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, जो कि सीधा चीन से लैंड रूट से कनेक्शन है पाकिस्तान का थ्रू पीओके। तो चीन पाकिस्तान को हर तरीके से वो चीज़ मुहैया करवाता है जो भारत से वो लड़ सके, जैसे कि प्रोपोगंडा से लेकर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सर्विलांस, हथियार सिस्टम्स और कूटनीतिक समर्थन भी इंटरनेशनली। जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और नई सच्चाई क्या सामने आ गई है, भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की, लेकिन इस बार पाकिस्तान की युद्ध क्षमता चीनी समर्थन ने मल्टी डायमेंशंस में दी है, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो पहले हमने जैम कर दिया, चीन के लड़ाकू 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर फाइटर जेट्स थे, जो इंटेलिजेंस सर्वेलांस है वो नेट सेंट्रिक वॉरफेयर में सहयोग, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, चीनी फिशिंग फ्लीट, नौसेना की गतिविधियों पर नजर। तो चीन ने हर तरीके से, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, या फिर हार्डवेयर इंटीग्रेशन हो, चीन ने हर तरीके से सपोर्ट किया। तो इसमें यही कह रहे हैं कि भारत को सिर्फ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पीछे चीन और तुर्की दोनों खड़े हैं। अभी शनिवार को ही डेप्यूटी, जो एक पोस्ट डेप्यूटी जनरल की एक पोस्ट होती वहां से स्टेटमेंट आई थी कि भारत को न सिर्फ एक फ्रंट पे बल्कि तीन तीन फ्रंट पे युद्ध लड़ने की आवश्यकता है, ये युद्ध के लिए प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। तो यही कह रहे हैं कि नया मोर्चा क्यों चुनौतीपूर्ण है। तो भारत को पाकिस्तान के साथ, जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध करता है तो छद्म युद्ध की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। लड़ तो पाकिस्तान रहा है, लेकिन समर्थन उसको चीन से मिल रहा है। चीन इसमें खुलेआम शामिल नहीं हुआ, लेकिन हर तरीके से, चाहे डिप्लोमेटिक चैनल हो, स्ट्रैटेजिक चैनल हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसमें चाइनीज मीडिया पाकिस्तान की सफलता को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। जो भारतीय लड़ाकू विमान है जैसे कि राफेल, उसको गिराने के दावे चाइनीज मीडिया करता है। पाकिस्तान को हर तरीके से सहयोग है। तो एक वन फ्रंट है, वन फ्रंट प्लस है, जहाँ चीन पीछे से समर्थन देता हुआ दिख रहा है। तो भारत की जो परंपरागत शक्ति संरचना है उसको फिर से पुनर्भाषित करने की आवश्यकता है। फोर्स प्रोजेक्शन, ड्रोन्स,
डिफेंस बजट जो 2014-15 में 17% था, अब घटकर 13% हो गया। ये उल्टाव जरूरी है। कम से कम $100 बिलियन का बजट होना चाहिए, डिफेंस बजट होना चाहिए। आइसोलेशन सर्वेलेंस सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम, जैसे कि थिएटर कमांड की जब बात होती है, मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि थिएटर कमांड होता क्या, जहाँ एक ही कमांडर होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक ही कमांडर के अधीन काम करती है। लेकिन अभी क्या है, थिएटर कमांड नहीं है। पाकिस्तान के साथ चीन की बढ़ती साठगांठ, स्टेल्थ फाइटर जेट दिया, एयर डिफेंस सिस्टम हालांकि काम नहीं किया। ये न केवल भारत की सीमा बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम और स्पेस के फील्ड में भी चुनौती पेश करता है। तो भारत अब क्या करे? डिफेंस आधुनिकीकरण में निवेश, एआई ड्रोन्स, एंटी सर्वेलांस सिस्टम, एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज। हालांकि अभी एक न्यूज़ है कि इसरो कुछ समर्पित सैटेलाइट लॉन्च करेगा डिफेंस के लिए। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जॉइंट कमांड, मैंने ये वही जॉइंट कमांड है थिएटर कमांड जैसा, इसको प्रायोरिटाइज किया जाए। टू फ्रंट के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो चाइना के साथ बिजनेस एज यूजुअल की नीति पर पुनर्विचार, कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमसे लड़ाई भी करो छद्म युद्ध के रूप में और हम तुमसे व्यापार भी करें। इन्होंने यही कहा, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट टुगेदर, यानी कि अब नीति कोलिशन एंगेजमेंट कैन नॉट बी टुगेदर। अब ये नहीं हो सकता कि हम आपसे बातचीत भी करें और आपसे लड़ाई भी करें। तो क्या विकल्प बचता है? बिना गोली चलाए दबाव बनाया जाए, जैसे सिंधु जल के पुनर्समीक्षा, स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, ठीक बात है। BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके खिलाफ स्ट्रैटेजिक साझेदारियों को मजबूत किया जाए। क्वाड प्लस, I2U2, आसियान आउटरीच। भारत बेसिकली पूरी दुनिया में चीन की जो वास्तविक नीतियां उससे अवगत कराए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें क्या करता है चाइना, कि लोन देता है। जैसे हम्बन टूटा, श्रीलंका को लोन दिया डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन वहाँ चला ही नहीं हम्बन टूटा। तो हम्बन टूटा 99 ईयर्स के लिए लीज पर है, चीन को दे चुका है। यानी कि भारत को अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करनी है, बल्कि रणनीतिक सोच, सैन्य सुधार और वैश्विक संरेखण के माध्यम से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी है। सैन्य सुधार में वही थिएटर कमांड्स, एयर डिफेंस सिस्टम, एआई ड्रोन सर्वेलेंस, ये सब हमें जरूरी है। और पूरी दुनिया को हम ये बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर कल को हम एक्शन लेते हैं तो ऐसा ना हो कि सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ जाए। ऑपरेशन सिंदूर बस एक चेतावनी था कि युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं लड़े जाते, बल्कि सूचना, कूटनीति, तकनीक और छाया समर्थन से लड़े जाते हैं। और चीन पाकिस्तान की यही युद्ध शैली है। तो भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है। हालांकि ये उतनी ही सच है जितना अभी एक यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई कि किसी ने पॉडकास्ट में पूछा, किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने, कि भारत को कमजोर क्यों नहीं करते, या फिर भारत जब मजबूत होगा या फिर भारत जब विकसित होगा तो क्या यही स्ट्रैटेजी रहेगी यूएस की जो अभी है? तो सामने से ये यूएस के पर्सन ने जवाब दिया कि नहीं, हम तब भारत को भी कमजोर करने का प्रयास करेंगे। तो इसे भारत को सीखना होगा कि भारत आत्मनिर्भर बने। ये कुल मिलाकर बातें हैं। अब अगले एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एडिटोरियल है खेलो भारत नीति, फुटबॉल प्रकाश स्तंभ है, ऐसा कहा गया। और आने वाले 10 वर्षों में भारत खेलों में वर्ल्ड लीडर बन सकता है, ऐसा आर्टिकल लिखने वाले ने कहा। भारत ने 2036 के ओलंपिक मेजबानी में रुचि दिखाई। इसके लिए तैयारियों को भारत कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की मेजबानी करने का अवसर जरूर मिलेगा। दरअसल हुआ ये कि 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो भारत नीति, यानी कि राष्ट्रीय खेल नीति पारित किया। इसमें 5 स्तंभों वाला दृष्टिकोण शामिल किया गया, जैसे खेल उत्कृष्टता, राष्ट्रीय टीम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति और उसमें सुधार,
सामाजिक विकास के लिए खेल, समावेशन और विकास में फुटबॉल की भूमिका, आर्थिक विकास के लिए खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल, शिक्षा में खेल, प्रवासी भारतीयों की भूमिका। इस पॉलिसी में ये भी कहा गया, मतलब ये लिखने वाले ने ऐसा कहा कि जो ओसीआई या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स हैं, उनको भी भारतीय टीम में शामिल किया जाए। ऐसा मांग वर्षों से रही है। कई देश जैसे कि मलेशिया, बांग्लादेश, यूरोपीय यूनियन, ये सब दोहरी नागरिकता के जरिए अपनी टीमों को मजबूत करते हैं। और दोहरी नागरिकता, अभी मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो आनंद पटेल या कोई भारत का खिलाड़ी है जो मुंबई अंडर 19, इनफैक्ट शायद इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम में भी खेला और अभी यूएस की कैप्टनसी कर रहा है। तो इनका कहना यही है कि प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर बल दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फीफा है, वो ऐसे खिलाड़ी हो जिस देश के पास पासपोर्ट होता है उसी में अब उसका प्रतिनिधित्व करे अनुमति है। यानी कि आप प्रवासी फुटबॉल में, जैसे कि कोई अगर मान लो इंडोनेशिया में भारतीय प्रवासी और भारतीय फुटबॉल की टीम का प्रतिनिधित्व करना चाह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो नहीं कर पाएगा क्योंकि फीफा के नियम के अलावा नहीं करते। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भारत को अपनी रणनीति तैयार करनी होगी कि कैसे भारतीय फीफा के साथ इंटीग्रेट किया जाए। मतलब भारतीय कानून के अनुसार फीफा है, उसमें उससे कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जमीनी स्तर से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक फुटबॉल प्रतिभाओं के विकास के लिए योजना बनाई। जैसे 8 से 10 साल बच्चों के लिए सुनिश्चित किया कि भैया फुटबॉल तक इनकी पहुंच हो कम से कम। 12 से 13 साल प्रतियोगिताओं की शुरुआत की स्कूल में शुरू, और 17 से 20 साल ये उच्च स्तरीय ट्रेनिंग और प्रोफेशनल स्तर में इनको सिखाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में स्कूली अहम भूमिका है। और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खेल नीति से जोड़ा, जिससे ये सब हुआ। जो फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल, यानी कि जो फीफा है, जो इंटरनेशनली फुटबॉल का आयोजन करवाता है, वो फुटबॉल फॉर स्कूल्स, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा स्कूलों को शामिल किया गया है। लगभग 9.25 लाख फुटबॉल भी बांटे गए हैं। और ये खेलो भारत नीति और शिक्षा नीति का संगम है जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, समावेशिता को बढ़ावा देगा। तो बेसिकली कुल मिलाकर लेखक ने अंत में प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है कि भारत को एक खेल राष्ट्र बनाने की दूरदर्शिता प्रस्तुत की है खेलो भारत नीति के तहत। तो ये एडिटोरियल में ये जानने को मिला कि ये खेलो भारत नीति, अब कई लोग पूछेंगे ये तो क्वेश्चन में आता ही नहीं है, लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉलिसी में साफ साफ जिक्र है खेल उत्कृष्टता, सामाजिक विकास के लिए खेल। क्योंकि जब अगर मान लीजिए ओलंपिक का खेल होता है इंडिया में, तो सिर्फ ओलंपिक का खेल नहीं हो रहा होगा, एक तो कई इंटरनेशनल प्लेयर निकलेंगे। 2036 अभी एक लंबा समय है, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा वर्ल्ड क्लास, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक विकास के लिए खेल, भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि केवल बिल्डिंग्स बना दिए जाए। हमारे पास प्रॉपर एक सिस्टम हो कि सिर्फ कई तल्ले की बिल्डिंग्स ना हो, बल्कि आर्थिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आर्थिक विकास जो आप विकसित किए जाते हैं, जैसे कि आजकल विकास की परिभाषा ही बदल गई, कंक्रीट्स की बिल्डिंग, तो ऐसा ना हो। कंक्रीट्स की बिल्डिंग एक ट्रांजिशन फेज है बस, जब ये सारे तैयार हो जाएंगे तब क्या बचेगा। तो आर्थिक विकास के लिए खेल, जो जन आंदोलन के रूप में खेल, समुदाय आधारित खेलों को बढ़ावा, शिक्षा में खेल स्कूल स्तर पर। ऐसा ना हो कि सिर्फ फुटबॉलर या जो बड़ी सिटीज हैं वहीं से फुटबॉलर निकले, स्कूल से भी निकले जो ग्रामीण में है, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। तो ये चीज हम सोशल जस्टिस में और साथ ही साथ समाज में जो टॉपिक है जीएस पेपर 1 का, वहाँ हम इनको शामिल कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल। क्योंकि याद रखिए यूपीएससी में डेप्थ नहीं,
वहाँ मल्टी डायमेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगला आर्टिकल है ट्यूबरक्लोसिस को लेकर कि अभी कभी 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 खत्म ही नहीं हुआ। टीबी कांड जो कभी हुआ ही नहीं। क्यों? 1980 में अब बहुतों को लगा था कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ना ये समाप्त हो चुका है, लेकिन वास्तविकता ये था कि लोग इससे कहीं अधिक मर रहे हैं। 20वीं सदी में जब यूएस और यूरोप में टीबी की दर गिर चुकी थी, इसका कारण ये था कि पोषण और जीवन स्थितियों में सुधार आया, हेल्थ सर्विस में सुधार हुआ, मौतों की संख्या में तेजी से गिरावट हुई। तो 1980 के अंत में अमेरिका ने टीबी से जो भी प्रोग्राम चला रहे थे 80 के दशक में बंद कर दिए, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो मौत की रेट थी वो नीचे आने लगी। 1980 के दशक में फिर से वापसी होती है, जब ऐसा लगा कि टीबी लगभग समाप्त हो चुकी है। अमेरिका में मामलों और मौतों की संख्या दोनों बढ़ी है अचानक से। तो इस लेख में बेसिकली ये बताया गया है कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसे टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस फिर से अस्तित्व में आया। तो दो स्तरों पे समझाया है। पहला, अमेरिका में अस्थायी रूप से क्यों वापसी हुई, पहला। और दूसरा, ग्लोबल स्तर पर टीबी की वास्तविकता को दोबारा कैसे समझा गया। तो अमेरिका और विकसित देशों में टीबी क्यों लौटी। 1980 के दशक से शुरू होता है। इसका कारण था एचआईवी एड्स। एड्स से जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसमें ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है, जैसे शरीर में कोई एंटीजन अगर टारगेट करता है, अटैक करता है, तो हमारी शरीर उसे रोकने का प्रयास करती है बाहरी तौर पे। जब शरीर के अंदर चला जाता है तो एंटीजन को रोकने का प्रयास हमारा इम्यून सिस्टम करता है। लेकिन एचआईवी यानी कि एड्स से जो पीड़ित व्यक्ति हैं इनकी इम्यून सिस्टम वैसे भी कमजोर हो जाती है, और इनफैक्ट इनमें निष्क्रिय ट्यूबरक्लोसिस का अगर एक बैक्टीरिया भी इंस्टॉल किया जाए ना तब ये एक्टिव हो सकते हैं। इतना इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और 93 में अमेरिका में जब सर्वे हुआ, जब रिपोर्ट्स आई, तो लगभग 50% जितने मौतें हुई थी टीबी से उनमें एड्स एड्स वाले ज्यादा थे। तो यानी कि टीबी एज अ तो खत्म कर दिया उसने, लेकिन टीबी फिर से उभर कर आया, यानी कि शैडो जून या यूं कहें तो जो एचआईवी है टीबी को संरक्षण दिया। तो यूएस ने टीबी पर तो काम किया लेकिन एचआईवी पर काम नहीं किया, और यही एचआईवी आगे चलकर टीबी को संरक्षण देता है। और बाद में एचआईवी और टीबी नियंत्रण उपाय किए गए तब ये स्थिति सुधरती है। तो पहला तो कारण ये था एड्स की प्रॉब्लम की वजह से। दूसरा, ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे ट्यूबरक्लोसिस होती है तो पहले चरण या दूसरे चरण में एक रिफैम्पिन नाम की दवा आती है, वो काम करना बंद कर देती है। तो प्रभावी जो एंटीबायोटिक्स मिले थे, धीरे धीरे कुछ मामलों में दवाएं असफल होने लगती हैं। आज भी ऐसा होता है कि डॉक्टर अगर ये 5 दवाएं लिख के देता है और 3 दवाएं में इंसान ठीक हो जाता है, तो वो 2 दवाएं नहीं खाता है और वो 2 दवाएं अंततः वायुमंडल में छोड़ दी जाती हैं। जब आप कहीं फेंकते हैं उसको तो वो बह कर कहीं ना कहीं आपके रिसोर्स में पुनः वापस आता है और एएमआर जनरेट करता है। यानी जब आप खुले में उसको छोड़ते हैं तो जो एंटीजन होते हैं उसके प्रति रेजिस्टेंस विकसित कर लेते हैं, यानी अब वो दवाई असर करना कम कर देती है। और यही प्रॉब्लम थी उस टाइम भी। जो एंटीबायोटिक्स मिले थे धीरे धीरे कुछ मामलों में दवाएं असफल होने लगी, रीजन एएमआर को लेकर था। और ऐसे मामलों का इलाज आज भी महंगा है, लंबा है और कम ही सफल होता है। 1990 के दशक में सफलता दर और भी ज़्यादा कम थी, क्योंकि उस समय ना तो इतने अच्छे हॉस्पिटल्स थे और ना ही इतने अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम था। पहला कारण था एड्स, दूसरा कारण था ड्रग रेजिस्टेंस, और तीसरा कारण है जो विदेशी प्रवासी है। जो प्रवासी समुदाय है ना, टीवी दर इनमें 4 गुना थी लोकल अमेरिकन के मुकाबले। और ये कब पता चला? प्रवासियों के 5 साल, प्रवासी जब पहुंचे अमेरिका उसके 5 साल के बाद ये पता चला कि संक्रमण के साथ आ रहे हैं। 1965 से अमेरिका में गैर यूरोपीय देशों से प्रवास बढ़ता है और इनमें टीबी की दर अधिक थी। और टीबी का दर अधिक होने का कारण ये था कि जो नॉन यूरोपियन देश है, मतलब एशिया, पुरानी दुनिया, अफ्रीका और एशिया,
हेल्थ केयर सिस्टम इनमें आज भी अच्छा नहीं है। अफ्रीका में तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। तो ये 3 कारण थे जिस पर अमेरिका ने ध्यान नहीं दिया और अमेरिका में फिर से टीबी वापस लौटी। तो कुल मिलाकर ये केस स्टडी बताया गया है कि सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस पर काम करने के लिए एड्स, ड्रग रेजिस्टेंस और फॉरेन जो प्रवासी आ रहे हैं उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि तीसरा वाला टॉपिक, हर देश को स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जैसे कोविड काल में हुआ। ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, भले ही स्क्रीनिंग और उपचार आसान हो गया लेकिन दुनिया टीबी के खिलाफ उस समय जंग हार गया। टीबी आज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 1990 में ये संख्या 80 लाख थी, 30 लाख मौतें हुई, और डब्ल्यूएचओ के पास ये दर्ज मामलों से दोगुना है। एक छिपी हुई महामारी है, आज भी छिपी हुई महामारी है। एक सामान्य व्यक्ति को अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो नहीं पता चलता है, इनफैक्ट एड्स भी हो जाता है तो नहीं पता चलता जब तक वो नहीं बताता। इसीलिए 1993 में डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित की, और 2000 में 26 लाख लोग टीबी से मारे गए और ये 13 लाख संख्या रह गई है। हालांकि दुनिया में 800-900 करोड़ आबादी है, लेकिन इसमें भी 13 लाख एक बहुत बड़ी आबादी है। और ये गिरावट निगरानी, पारदर्शी आंकड़े, समय पर हस्तक्षेप से संभव हो सके। आंकड़ों ने ये बात स्पष्ट कर दी कि भाई ये एचआईवी से जुड़ा हुआ था, स्वतंत्र रूप से टीबी नहीं फैल रहा था, एचआईवी से। और कुछ मामलों में तो इलाज ही काम नहीं कर रहा, ड्रग रेजिस्टेंस जैसा रिफॉम्पिन दवा काम करना बंद कर देती है। तो अगर ये आंकड़े हमारे पास उपलब्ध ना होते तो अमेरिका की स्थिति की गंभीरता पहचानने में काफी वक्त लग जाता। तो ये केस स्टडी है, आप इस्तेमाल कर सकते हो जीएस पेपर 4 में उत्तर लेखन के लिए। प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू देख लेते हैं। 1990 के दशक में टीबी से होने वाली मौतों की संख्या डब्ल्यूएचओ के पास दर्ज मामलों से दोगुनी थी। बिल्कुल सही बात है। एचआईवी संक्रमण के कारण टीबी की दर, मृत्यु दर में वृद्धि हुई क्योंकि एचआईवी टीबी को निष्क्रिय अवस्था को सक्रिय कर देता है। हाँ, अभी हमने देखा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अमेरिका में ड्रग प्रतिरोधी टीबी के मामले में वृद्धि मुख्यतः नए एंटीबायोटिक दवाएं। क्या ये बात कही गई है? नहीं, ये बात नहीं कही गई है। हाँ, ये बात कही गई है कि जो एंटीबायोटिक्स थे वो काम करना बंद कर चुके थे, असफल होने लगे थे, लेकिन नई एंटीबायोटिक्स दवाओं के कारण नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है। 1993 में डब्ल्यूएचओ ने एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। बिल्कुल सही बात है। तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। स्पष्टीकरण भी दिया है। अगला है, कोऑपरेटिव मस्ट बी इंडियाज इकोनॉमिक बैकबोन। होम मिनिस्टर साहब ने अभी स्टेटमेंट दी है। अमित शाह ने ये बोला, जो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी हैं, और चौथी स्थापना 2021 में ये मंत्रालय स्थापित हुआ था। और चौथी स्थापना दिवस पर ये गुजरात में आनंद पहुंचे और उन्होंने यहाँ ये स्टेटमेंट दी कि ये बैकबोन है, भारत की आर्थिक रीढ़ है। और ये भी कहा, बेसिकली 5 सूत्रीय विकास और रोड मैप दिया। और ये कहा कि अमूल का जो टर्नओवर है अगले साल 1 लाख करोड़ पार करेगा। और सहकारी क्षेत्र में व्यापक बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, तकनीक का समावेश, सदस्यों की भलाई, ये सफलता के 3 मुख्य स्तंभ होने चाहिए। क्योंकि आज के समय में आप मैन्युअली प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। सदस्यों की भलाई, जब तक उसमें रहने वाला, काम करने वाला व्यक्ति अपने आप को नहीं, ये चीज़ उसे नहीं फील होती है कि मैं भी इस संगठन का सदस्य हूँ, मेरी भी कुछ भलाई हो रही है, तब तक आप कोऑपरेटिव कभी सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोऑपरेटिव का मतलब है तो कोऑपरेट करना। तो बिना तकनीक के सहकारी समितियों में समृद्धि असंभव है। और यही बात होम मिनिस्टर साहब ने आनंद में अमूल के डेयरी में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस के बारे में बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी, तकनीक और सदस्यों को, इन सिद्धांतों के देश के हर कोने में, जम्मू कश्मीर यानी कि पूरे पश्चिम, ओवरऑल इंडिया की बात की कि कार्य संस्कृति को बढ़ाना होगा, कोऑपरेटिव्स को विजन भी रखी। और ये भी बताया कि 2 लाख से अधिक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी रजिस्टर्ड की गई है 2021 के बाद,
भारत में पहली सरकारी सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 3 राष्ट्रीय स्तर डेयरी सरकारी सहकारी फॉर्म्स समितियां बनाई गई। 5 सूत्रीय कार्यक्रम क्या कि जनता पीपल हर पहल का लाभ सामान्य नागरिक को मिलना चाहिए। जो मैंने कहा कि जब तक नहीं मिलेगा तब तो कॉपरेटिव्स में कोई क्यों जाना चाहेगा। जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है, इनके नेटवर्क्स को आपस में मजबूत किया जाए। वन नेशन जैसा प्लेटफॉर्म्स दिया जाए। डिजिटल अवसंरचना का विकास, पॉलिसी रिफॉर्म्स, सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त नीतियां, समृद्धि व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए, विशेषकर किसानों और मजदूर के लिए। मंत्री जी ने सहकारी मॉडल की सफलता का मिसाल देते हुए कहा कि अमूल का टर्नओवर अगले साल 1 लाख करोड़ पार करेगा। तभी संभव है जब सहकारी मॉडल को उचित रूप दिया जाए। और नए प्लांट्स का भी उद्घाटन किया जिनमें मोजरेला चीज प्लांट, स्वचालित प्रोसेसिंग यूनिट्स और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो कुल मिलाकर कोऑपरेटिव में ये बात बताई है कि भारत के विजन क्या है कोऑपरेटिव्स को लेकर, क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब ये तो हमने कि देखा कि होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, लेकिन कोऑपरेटिव्स एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ इसको देख लेते हैं। तो कोऑपरेटिव किसको कहते हैं, कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या होता है। तो कोऑपरेटिव्स एक माध्यम है जिसके जरिए ग्रामीण और शहरी समुदाय संगठित होकर आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी करते हैं, और विशेष रूप से कृषि, डेयरी, क्योंकि किसान फसल उपजाता है, वो बेचने जाता है शहरों में। दो, उपभोक्ता वितरण, मार्केटिंग में सहकारी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी शुरुआत होती है 1904 से, जब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट पास हुआ। फिर 2012 में सहकारिता को मान्यता दी गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में। फिर जब देश आज़ाद हुआ 1950 के बाद, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1950 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को ग्रामीण विकास के मूल साधन के रूप में प्रोत्साहित किया गया। 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमने अपनाया, तो सहकारिता कमजोर पड़ी और इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास तेज हुए। संविधान में संशोधन किया गया 2011 में, भाग 9B जोड़ा गया और ये बताया गया कि सहकारी संस्थानों के लिए एक अलग सांवैधानिक ढांचा बनाया जाएगा। और ये तो संवैधानिक मान्यता मिली, और 2021 में एक बकायदा मंत्रालय बनाया गया। उसी की चौथी वर्षगांठ पे होम मिनिस्टर साहब पहुंचे गुजरात। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में संशोधन हुआ और नागरिकों के लिए सहकारी संस्था गठित करने का अधिकार मूल अधिकार है। 43B DPSP में भी संशोधन हुआ कि राज्यों को सहकारिता को स्वायत्त और लोकतांत्रिक तरीके से कार्यशील बनाना होगा। ऐसा DPSP में निर्देश दिया गया। सहकारिता का महत्व क्या है, सामाजिक पूंजी निर्माण, सहयोग और विश्वास का वातावरण बनता है। और जब सहयोग और विश्वास का वातावरण बनता है तो समाज में अव्यवस्था नहीं फैलती है, आंदोलन नहीं होते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण, छोटे किसान, कारीगर, महिलाओं के लिए बाजार से जोड़ता है, क्योंकि इसमें कोई पूंजीपति नहीं होता, सब लोग मिलकर काम करते हैं। समानता का संवर्धन, इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, जिसका जितना हिस्सा होता है लाभांश दिया जाता है। निर्णय लेने की शक्ति सभी सदस्यों को ही होती है, कोई अकेला बैठकर निर्णय नहीं ले सकता। ग्रामीण विकास, कृषि, जल प्रबंधन, डेयरी, क्योंकि कॉपरेटिव्स की हमें जरूरत कहाँ है, ग्रामीण इलाकों में। तो जाहिर सी बात है ग्रामीण विकास होगा, क्योंकि पैसा जब उनके पास जाएगा तो वो विकसित होंगे। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, सामूहिकता से आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर, क्योंकि सरकार अगर हर चीज के लिए पॉलिसी बनाने लगे तो शायद कभी कर नहीं पाएगी, और हम जब विकसित भारत की कल्पना करते हैं शायद बहुत दूर हो जाएगा। इसीलिए सबकी सहभागिता आवश्यक है। प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, किस किस फील्ड में कॉपरेटिव्स काम करते हैं। तो कृषि और कृषि मार्केटिंग, जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। डेयरी के क्षेत्र में अमूल बड़ा फेमस है। उपभोक्ता सहकारिता, सस्ते दाम पर वस्तुएं। श्रम और हाउसिंग सहकारिता, निर्माण और आवास के क्षेत्र में। लेकिन चुनौतियां भी हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप,
कोई एमएलए है, उसने बोला कि भैया मेरे घर से चुनाव जीता जाएगा, क्योंकि लोग उसमें पावरफुल नहीं होते, पावरफुल इन द सेंस कि उतने पूंजीपति नहीं होते, उस प्रशासनिक अक्षमता। आपने बैंक अकाउंट खुलवाने गए समिति के नाम से, वो बोल रहा है ये लाओ वो लाओ वो लाओ, तो ये प्रॉब्लम है। वित्तीय अस्थिरता, ऋण वसूली की समस्या है, अनियमित ऑडिट, ऑडिट होता ही नहीं है, और जब ऑडिट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ गया कितना गया। तकनीकी पिछड़ापन, क्योंकि इसमें ज्यादातर गांव के लोग ही होते हैं तो उनमें डिजिटलाइजेशन की कमी है। बहुस्तरीय नियंत्रण, केंद्र और राज्यों की भूमिका क्या होगी सहकारिता को लेकर, ये बात स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाल में अगर पहल देखें तो एक मंत्रालय बनाया गया, सरकार से समृद्धि की योजना, जो पब्लिक सॉरी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, इनका कंप्यूटराइजेशन हो ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। क्या सुधार किया जा सकता है? तो इनको और स्वायत्तता दी जाए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रेनिंग दिया जाए, डिजिटलाइजेशन किया जाए, समय सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण, लाभार्थियों की भागीदारी को प्राथमिकता दिया जाए, समान अवसर दिया जाए। जैसे इसमें भी इलेक्शन रोटेशनल फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे म्यूनसिपैलिटीज में क्या होता है कि वहाँ पे रोटेशनल रिजर्वेशन होता है। जैसे ये 5 इलाके 4 इलाके हैं, कभी इसमें इस बारी इसमें रिजर्वेशन होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, लेकिन अगली बारी इसमें रिजर्वेशन होगा, इसमें नहीं होगा। तो रोटेशनल रिजर्वेशन की ज़रूरत यहाँ है। हालांकि डायरेक्टली इस आर्टिकल में कहीं नहीं है, लेकिन रोटेशनल रिजर्वेशन की ज़रूरत हो सकती है। वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करना है, तो एक प्रमुख माध्यम बन सकती है, और इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त, पारदर्शी और व्यावसायिक दक्षता से युक्त बनाया जाए। और युक्त बनाने के लिए यही है कि इसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, साथ ही साथ कोड ऑफ कंडक्ट के लिए जरूरी है, या कोड ऑफ कंडक्ट सरकार को जारी करना होगा अंडर द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट। 21वीं सदी में भारत में सहकारिता को विकास के तीसरे स्तंभ के रूप में पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। क्यों, या आवश्यकता है, क्यों ही होगा। तो उम्मीद है कि कोऑपरेटिव्स क्या है, चुनौतियां क्या है इनकी, इनका फायदा क्या है, लाभ क्या है इनसे, और भारत में इसकी ज़रूरत क्या है, खास करके ग्रामीण इलाके में। तो यही कह रहा है कि 21वीं सदी में भारत में सहकारिता के विकास के तीसरे स्तंभ के रूप में पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसमें यही लिखा जाएगा कि पहले की जो मतलब 1991 से पहले थी, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, रूल्स स्पष्ट थे, अस्पष्ट थे, तकनीक नहीं था, लोग जागरूक नहीं थे, दूर दराज के इलाके तक पहुंच नहीं थी। ये 21वीं सदी में सब धीरे धीरे आ रहा है, और जो भी प्रॉब्लम्स अभी हमने 2-4 पॉइंट्स में गिनाए वही लिखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, डायमेंशंस जरूरी है, इसके बजाय कि डेप्थ में जाना है। इसके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी है कि भारत में सहकारिता आंदोलन ग्रामीण सशक्तिकरण का एक माध्यम है। पहली चीज, सशक्तिकरण का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद ग्रामीण सशक्तिकरण जब हम कहते हैं तो क्या मतलब है, तो ये जीएस पेपर 1 सामाजिक सशक्तिकरण वहां से भी आता है, और जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से भी आता है। परंतु अभी भी इसकी संरचनात्मक बाधाएं विकास में रोड़ा बनी हुई, चर्चा करना है। बेसिकली आप सबको बताना है कि सहकारिता आंदोलन ग्रामीण विकास का माध्यम है कैसे, फिर इसकी संरचनात्मक बाधाएं विकास में रोड़ा बनी हुई है कैसे, वो सब बता के आंसर को सबमिट करना है। फिर आखिरी टॉपिक है एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टडी फॉर निकोबार प्रोजेक्ट डाउन प्लेस अर्थक्वेक रिस्क। इसमें यही कहा गया कि निकोबार जो प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो 72,000 करोड़ की है, उसमें जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA किया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट किया गया। जैसे 2004 में जो भूकंप आया, ऐसा कहा गया कि संभावना कम है, लेकिन कई वैज्ञानिक कहते हैं कि इस क्षेत्र में वैज्ञानिक मूल्यांकन की कमी है। 9,000 पृष्ठों की एक EIA रिपोर्ट है। चूंकि हम अभी EIO को कब देखेंगे, जब जनरलाइज वे में बात किया जाएगा। EIO होता है
एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं वहाँ के एनवायरमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। और जब हम एनवायरमेंट कहते हैं तो सिर्फ जंगल नहीं होते, वहाँ के रहने वाले लोग भी होते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि EIA जो रिपोर्ट है जो 9,000 पन्नों की है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कमीशन किया गया और इसे निजी सलाहकार द्वारा लॉन्च किया गया, जो 2009 में 9.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। ये रिपोर्ट वैसे भूकंप को अब नकारती है, लेकिन रिपोर्ट ये स्वीकार करती है कि भूकंप के प्रति संवेदनशील है। लेकिन जो IIT कानपुर की तरफ से भी स्टडी की गई उस पर आधारित, जिसमें रिटर्न पीरियड यानी इस प्रकार के बड़े भूकंप की पुनरावृत्ति अक्सर 500 सालों से 700 सालों में एक बार बताई गई है। जब IIT कानपुर ने रिसर्च किया 2019 में ये बताया 7.5 मैग्नीट्यूड से अधिक भूकंप के लिए अवधि 180 से 120, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 9.2 जैसे 9.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं हर 500 सालों से 700 सालों में। लेकिन ये जो बारंबार भूकंप है ना, ये 80 सालों में आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कम मैग्नीट्यूड का भूकंप भी आ सकता है। गंभीर चूक बताई गई। तो IIT कानपुर की रिपोर्ट है, साउथ अंडमान के बादा पालू समुद्र तट पर सेडिमेंट का विश्लेषण किया IIT कानपुर की एक टीम ने, और ये बताया कि पिछले 8,000 सालों में कम से कम 7 सुनामी घटनाओं के साक्ष्य मिले। रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि अंडमान सेडिमेंट में पर्याप्त तनाव हो चुका है, और ये भी बताया कि पिछले 2,000 सालों का कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है, और जब नहीं है तो ये अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। और ये IIT कानपुर के बाद EIA रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई थी। IIT वालों ने ये भी कहा कि साइट विशिष्ट अध्ययन किया जाना चाहिए। बड़ा अगर प्रोजेक्ट है तो यदि भूकंप का केंद्र ग्रेट निकोबार द्वीप बन गया तो रिजल्ट अलग हो सकता है। चूंकि अंडमान और सुमात्रान फॉल्ट लाइन पहले से अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। अगर आप निकोबार का देखते हैं, साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं भारत के, ये वाला जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हो, ये मैं यहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ, ये दरअसल प्लेटें हैं। ये प्लेटें इधर आ रही है, ये प्लेटें इधर आ रही है, तो कहने का मतलब पर्याप्त तनाव आ चुका है सुमात्रान आइलैंड, और ये अंडमान निकोबार है। तो इनका कहना यही है कि फॉल्ट लाइन पहले से ही संवेदनशील है, और ये बात इग्नोर कर दी गई है कि 2,000 सालों में कोई भी हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो ये कहा गया है कि अंडमान के दक्षिण पैरेलल रप्चर लाइन है जिसका तनाव इतिहास हमें मालूम ही नहीं है पिछले 2,000 सालों में। और जियो डायनामिक्स है, ऐसे क्षेत्रों में पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह, कंटेनर टर्मिनल जैसे ढांचागत निर्माण से बचना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ तक कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने यह भी स्वीकार किया कि निकोबार आइलैंड में कोई विशेष स्थल अध्ययन नहीं किया गया था, और शुरुआत में इसका जिक्र है कि एक प्राइवेट एजेंसी ने तैयार किया था। तो कहने का मतलब ये है कि एक कैलकुलेटेड रिस्क है, हमें पता है कि आ सकता है, लेकिन फिर भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनके अनुसार डिजाइन कोड लागू किए जाएंगे, लेकिन भविष्य की घटनाओं को लेकर पूर्वानुमान करना संभव है। क्या क्या बनाया जाएगा? तो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टाउनशिप बनाया जाएगा, 400 मेगावाट की गैस और सौर प्लांट इंस्टॉल किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर्यावरण और प्रारंभिक वन स्वीकृति दे दी है, लेकिन जैव विविधता के नुकसान, वृक्ष कटाई और जनजातीय जीवन पर प्रभाव के कारण NGT ने इसकी समीक्षा का आदेश दिया है। यानी ये मीन्स स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर है, इन स्टैंड स्टिल है, एग्रीमेंट तो नहीं है बट स्टैंड स्टिल है कि अभी समीक्षा होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये बात है कि सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन AIA एक प्राइवेट एजेंसी से करवाया गया, प्राइवेटली लेकिन निजी से करवाया गया, और जो सरकारी वक्ता है वो भी स्वीकार कर रहे हैं। और IIT कानपुर की टीम ने ये बोला कि भैया 2,000 साल पहले क्या हुआ हमें डेटा ही नहीं है, और ये पर्याप्त तनाव हो चुका है सुमात्रन प्लेट में और निकोबारी प्लेट में, तो भूकंप आते रहते हैं। और ये भी कहा कि 7 पॉइंट मैग्नीट्यूड के भूकंप हर 80 से 100 सालों में आते हैं, तो इससे कम भूकंप कभी भी आ सकते हैं। तो
अभी ये स्टैंड स्टिल पर है, इस पर कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हालांकि जो पर्यावरण वन मंत्रालय उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, तो जब इस पर काम शुरू होगा, जब रिपोर्ट्स में आएंगी, एनजीटी कोई फैसला देगा, अभी तो आदेश दिया है समीक्षा करने के लिए, तब हम बताएंगे कि नोट्स में क्या चीज़ अपडेट करनी है, क्या चीज़ अपडेट नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करिए, और हमें कमेंट्स में बताइए कि और क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।